मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका अपना टीचर ईश्वर सर। आप सभी मुझे अच्छे से जानते हो क्योंकि मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो। मुझे ये सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग काफ़ी अच्छे से सीख भी रहे हो और मुझे काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। जो कमेंट्स है उससे मुझे पता लगता है कि मैं मेहनत कर पा रहा हूँ आपके लिए। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। चैप्टर नेम इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर आप छोटी क्लासेस में 7th में भी ये चैप्टर था, वहाँ पे आपने इसके बेसिक्स फंडामेंटल्स सीखे हैं। ठीक है, एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो बेसिक बातें आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। और अब मैं आपको इसे डिटेल में थोरोली इस चैप्टर को पूरा क्लियर करवाऊंगा। तो आप बने रहें और पूरा चैप्टर शुरू से आखिरी तक एक एक चीज़ को ध्यान से सुने, समझे, सीखे, ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके, आप बेनिफिट ले सको और आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कि इस चैप्टर के अंदर हम जिन जिन बातों पे फोकस करेंगे वो है एसिड्स, बेसिस, और इन एसिड और बेसिस की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इनकी देखेंगे। ऑलराइट, दोनों की पीएच क्या होता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे लिए जो है पीएच की क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Every chemical substance has some nature, either it is acidic और बेसिक और आप कह सकते हो न्यूट्रल। कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर उसमें कोई केमिकल नेचर है तो उसके 3 पॉसिबल नेचर हो सकते हैं। या तो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी के साथ है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी के साथ है, बल्कि वो इन दोनों के बीच में कहीं है। या फिर वो एसिडिक नेचर का हो सकता है या फिर वो बेसिक नेचर का हो सकता है। तो ये जो नेचर है, ये केमिकल सब्सटेंस के मोटे मोटे 3 नेचर जनरली हमें समझने होते हैं। गॉट इट। उसके बाद अर्लियर इट वाज थॉट दैट दोज सब्सटेंसेस दैट आर सोर का मतलब खट्टे, टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड आर कोरोसिव कॉल्ड एसिड। तो ये एक बेसिक सी जनरल सी डेफिनेशन है कि वो सब्सटेंसेस जो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस अगर उसमें डिप किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, ठीक है, वो जनरली रेड कलर का हो जाता है और नेचर इनका कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब जिस भी चीज पे डालोगे वहां पे ये चीजों को बर्न करेंगे, खराब करेंगे, गला देंगे, सड़ा देंगे। ये जनरल सी प्रॉपर्टीज अर्लियर क्लासेस में हमने सीखी हुई है एसिड और बेसिस के बारे में। ऑलराइट, अब यहां पे जो हमें देखना है वो इनके थोड़े एडवांस स्टेजेस के बारे में मैं बात करूंगा। ऑलराइट, अब अगर मैं दूसरी बात करूं बेस की, तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, और वो रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसको अगर हम बेस में डिप करेंगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। एंड इनका जो टेक्सचर होता है, छूने पे ये सोपी टच देते हैं। सोपी मतलब साबुन जब हाथ में लगाते हो तो किस तरीके से फिसलने वाला एक टच आपको फील होता है, वैसा ही टच आपको किसका मिलेगा? बेस का। तो इसकी बेसिक 3 फिजिकल प्रॉपर्टी है। बिटर टेस्ट होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, और सोपी टच होता है, यानी कि छूने पे साबुन जैसा एहसास होता है आपको। बट लेटर दिस कंसेप्ट वाज रिप्लेस्ड बाय रेलेवेंट कंसेप्ट कॉल्ड दैट ऑफ द अरेनियस कंसेप्ट। बाद में इन चीजों पे और ज्यादा काम हुआ और फिर अरेनियस कंसेप्ट, अरेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया और उसके बाद एसिड बेस के जो फंडामेंटल्स है वो काफी हद तक बदल गए। अब ये अरेनियस कंसेप्ट क्या था उसके बारे में देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू इट एसिड्स आर दोज that when dissolved in water, एसिड वो होते हैं जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दे गिव हाइड्रोजन आयन। ये बात मैंने आपको नोट्स वाला जो यही चैप्टर मैंने नोट्स के फॉर्म में भी आपको कराया, जिसमें सीबीएसई की सारे इंपॉर्टेंट नोट्स को कवर किया गया है। तो जनरली एसिड का आज के हिसाब से, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से या प्रॉपर केमिस्ट्री के वे में अगर हम देखें तो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वाटर में डालने पे वो हाइड्रोजन आयन फ्री करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, H+ चार्ज वाले। ओके, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड PO3, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन, इसके अलावा जो है कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है। कार्बोनिक एसिड आप जनरली बहुत बार पी चुके हो, जो पेप्सी या फिर कोक आप लेते हो उसके अंदर कार्बोनिक एसिड ही होता है।
ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वो एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन एसिड भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो प्लांट या एनिमल से निकाले जाते हैं या बनाए जाते हैं, राइट। जबकि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं और दे आर रियली हार्मफुल एंड डेंजरस, तो उनको इनहेल करना, कंज्यूम करना इट्स नॉट द राइट वे। यहां पे आप फॉर्मूले भी साथ साथ देख पा रहे हो, मैंने लिख दिया है। फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का H2CO3 होता है। और HCl, अब अगर आप नीचे बॉक्स में देखो तो बॉक्स में मैंने ये लिखा है कि HCl को अगर हम H+ जैसे ही वाटर में डालेंगे तो H+ आयन रिलीज करेगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है इनका नेचर होता है। तो ये अरेनियस ने ये बात बताई थी कि जब भी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, और वाटर के H2O के साथ वो H+ आयन जब कंबाइन करता है तो H3O+ आयन बनाता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ गई बात। अरेनियस कंसेप्ट के ही अकॉर्डिंग उन्होंने बेस के बारे में भी फंडामेंटल बताया। तो अकॉर्डिंग टू इट, बेसेस आर दोज that when dissolved in water gives the hydroxide ion। एसिड अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। और बेस को अगर हम वाटर में डाल दें तो ये क्या करेंगे, OH- आयन जिनको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला CaOH2 होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 होगा। और कैल्शियम, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करूं तो कैल्शियम आयन आप कह सकते हो Ca2+ आयन अलग हो जाएगा क्योंकि वो मेटेलिक पार्ट है, और OH नेगेटिव पार्ट उसका अलग हो जाएगा। और यहीं से हमें पता लगता है कि बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स की। अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, कि एसिड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो आप लुक एट योर स्क्रीन एंड यू जस्ट सिंपली कैन अंडरस्टैंड ओवर देयर आर टू कैटेगरीज, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स कि वो कहां से हम उन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं, कि सोर्स के बेस पे हम एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड जो सिंपली केमिकल रिएक्शन से लैब में तैयार किए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में आपको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंपल है, सोर्स इनका प्लांट या एनिमल्स होते हैं। अब अगर ये प्लांट और एनिमल से आ रहे हैं तो इसका मतलब है इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जो टोमेटो आपने कभी खाया होगा या सब्जी में डालते हैं अक्सर आपकी मदर, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल आप लोग खाते हो, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। लेमन आप लोग खाते हो, लेमन या ऑरेंज, इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, इनऑर्गेनिक एसिड की अगर मैं बताऊं आपको तो इनऑर्गेनिक एसिड जो है दे आर दोज which are obtained from the mineral। मिनरल का मतलब है अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनसे मेटल, नॉन मेटल, ये सारी चीजें बनती है। तो ये उन मिनरल से तैयार किए जाते हैं, ऑलराइट, और ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी कोरोसिव होते हैं, दे आर सिंपली डिफिकल्ट टू हैंडल, उनको हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। एग्जांपल के लिए नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड, ये सारे आ जाते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे दैट वाज, वो था हमारे पास सोर्स के बेस पे, जिसमें हमने दो कैटेगरी देखी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जो है स्ट्रेंथ के बेस पे देखें, स्ट्रेंथ मतलब कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, इसके बेसिस पे भी हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब है यहां पे ये समझिए कि वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो केमिकली काफी इफेक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा कोरोसिव होते हैं, और हम कह सकते हैं कि उनको हैंडल करना जनरली काफी डिफिकल्ट रहता है। तो उसके लिए जब तक प्रिकॉशंस ना ली जाए तब तक उनको हम हैंडल नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, राइट। अब एक टर्म आ रही है आपके पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन given when acid is dissolved in water। यानी कि ये बता रहे कि जो अगर आप किसी भी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि वाटर में ऐड करने से क्या करता है एसिड, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, फ्री करता है। तो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, किसी एसिड के पास अगर 3 हाइड्रोजन है और वाटर में ऐड करने के बाद उसने 3 के 3 हाइड्रोजन रिलीज कर दिए, तो आप सिंपली समझ सकते हो कि वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो मैक्सिमम, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, फ्री कर रहा है। गॉट इट। तो ऐसे एसिड्स को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर मैं बात करूं वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर जितने भी हाइड्रोजन थे उस एसिड के अंदर वो पूरे रिलीज नहीं करता, पूरे आयनाइज नहीं करता, कुछ करता है, ठीक है। अगर सपोज करो उसके पास 3 थे तो उसने 1 या 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज किया। ऐसे में उस एसिड की क्योंकि टेंडेंसी कम है हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की, तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं वीक एसिड, यानी कि दे आर ऑर्गेनिक बाय नेचर, सिंपली उनको हम कह सकते हैं। गॉट इट।
तो इन बातों को समझने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी आपको। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के फंडामेंटल को थोड़ा सा और, जो कि नोट्स के अकॉर्डिंग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आप कैसे समझेंगे? इट इज द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन, मतलब वो एसिड जिनको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो पूरे के पूरे हाइड्रोजन जो उसमें थे, जितने भी एटम हाइड्रोजन के थे, वो आयनाइज हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं H+ आयन के रूप में। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। वीक एसिड्स के लिए आप क्या मान के चलोगे? द एसिड दैट पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली मतलब आधे या थोड़े से, मतलब वो 100% जो है डिसोसिएट नहीं होते। डिसोसिएट का मतलब समझिए, डिसोसिएट मींस वाटर में ऐड करने पे वो कितने हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर रहे हैं, कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास वीक एसिड के। एग्जाम में एग्जांपल पूछे जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग पूछी जाती है, तो जब तक आप कंसेप्ट को थोड़ा सा माइंड से क्लियरिफाई नहीं करोगे तब तक शायद आप उन चीजों को उतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे। दैट विल बी रियली मतलब थोड़ा सा हैक्टिक होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्वेश्चन सिंपल होगा बट आप शायद उनको क्लेरिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, अब देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एसिड की, तो यहां पे हम क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं। सबसे पहले हमने किसके बेस पे देखा कि सोर्स के बेस पे। सोर्स के बेस पे मैंने आपको दो टाइप के बताए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक, और जो मिनरल से मिलते हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? इनऑर्गेनिक हो गए। अब बात करते हैं, ठीक है, दूसरे, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड देखे। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो वाटर के अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, और वीक वो होते हैं जो पार्शियल करते हैं। और तीसरी कैटेगरी अगर हम क्लासिफिकेशन की देखें तो वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट इन एसिड, की कितना वाटर एसिड के अंदर प्रेजेंट है। तो उसके बेस पे हम दो कैटेगरी बनाते हैं, डाइल्यूटेड एसिड होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। डाइल्यूटेड का मतलब होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और एसिड कम है। यानी कि अगर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया एसिड का जिसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ml लिया, ठीक है, और 100 ml हमने उसमें क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। तो अब कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है? वाटर 100 ml है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ऐसे में एसिड की जो डाइल्यूशन है, एसिड के जो पार्ट्स है वो कम हो जाएंगे, तो दैट मींस वो एसिड क्या होगा? डाइल्यूट एसिड होगा। कहने का मतलब एक ग्लास वाटर के अंदर अगर आपने 1 चम्मच चीनी डाला तो हल्का मीठा होगा, आप 10 डालोगे तो ज्यादा मीठा होगा। तो जितना कम एसिड होगा वाटर के अंदर वो एसिड डाइल्यूट एसिड माना जाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा होगा? यू नो दैट एसिड दैट हैज लेस अमाउंट, जिसमें पानी कम होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा और एसिड का कंटेंट ज्यादा होगा। तो ये डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड एसिड के बारे में है, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। नाउ वी कैन हैव अ क्वेश्चन लाइक, यू नो, हाउ वन कैन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कि कोई भी व्यक्ति कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करेगा। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है। ये कई तरीके से पूछा जाता है कि क्या हमें वाटर को एसिड में डालना चाहिए या एसिड को वाटर में डालना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक इट, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा मेहनत करें, सो दैट यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड द टॉपिक। यू नो, अब यहां पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि वन कैन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्लोली इन वाटर। रिमेंबर इट, एसिड को हम धीरे धीरे वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालते। अगर वाटर को आप एसिड में डालोगे तो रिएक्शन बहुत विग्रस होगा, और इतना विग्रस होगा कि वहां इतनी एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, हीट जनरेट होती है, वो इतनी हीट होगी कि वो कंटेनर, वो ग्लास टम्बलर ही फट जाएगा और वो सारा जो है फ्लश होके आपके बॉडी पे गिरेगा, एंड इट विल सिंपली कॉज अ डेंजरस एक्सीडेंट इन योर बॉडी या एट यू सिंपली। और उससे कुछ भी हो सकता है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आईज बर्न हो सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको हमेशा एसिड को स्लोली स्लोली वाटर के अंदर डालना होता है, और कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग मतलब लगातार एक ग्लास रोड होती है जिससे धीरे उसे मिक्स करें, ताकि वो रिएक्शन जो है ज्यादा पानी के अंदर जब कम एसिड होगा तो एकदम से वाटर उसे डाइल्यूट कर देगा, तो उसके रिएक्शन को वो कंट्रोल में रखेगा। सो अब यहाँ पे जो इन्होंने आंसर लिखा है वो उसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, द वे व्हाट दे हैव मेंशन। वन कैन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बाय एडिंग द कंसेंट्रेटेड एसिड स्लोली इन वाटर विदाउट कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग, एंड बाय डूइंग सो द हीट रिलीज्ड इन इज कंपैरेटिवली लेस and is constantly absorbed by water, so it prevent the reaction from becoming violent। इससे जो रिएक्शन है वो वायलेंट नहीं होता है। दैट्स हाउ वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि ये एक तरीका है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर डाइल्यूटिंग एन एसिड। तो आप लिखोगे वी हैव टू ऐड एसिड स्लोली टू द वाटर एंड नॉट द वाटर टू द एसिड, बिकॉज इफ यू आर एडिंग वाटर टू द एसिड रिएक्शन विल बी विग्रस एंड दैट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर अस।
ओके अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। अभी एसिड की क्लासिफिकेशन हमने खत्म कर दी सारी की सारी, ठीक है। और 3 कैटेगरी हमने क्लासिफाई में देखी। सबसे पहले सोर्स के बेस पे देखी, उसके बाद स्ट्रेंथ के बेस पे देखी, उसके बाद हमने उनके नेचर के बेस पे देखी कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। जो बेसिस है उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बेस पे की जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन वाटर, या एबिलिटी ऑफ वाटर दैट हाउ मच सब्सटेंस इट कैन डिसॉल्व इनटू इट। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की वो एबिलिटी कि वो कितना पानी के अंदर घुल सकता है, या आप ऐसे कह लीजिए कि पानी कितने अमाउंट में किसी सॉल्यूट को, सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ये 9th के सारे फंडामेंटल है, जहां पे हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर में ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमने सारी पढ़ी हुई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। अब ये चीज जो मैंने नोट्स में आपको, नोट्स का वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है आपका, आप उसमें देखेंगे तो वहां पे मैंने एल्कलीज का पूरा क्लियरिफिकेशन आपको दिया है, जिसमें बताया गया कि बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, उनको हम एल्कली कहते हैं। अब सारे बेस तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूं कि मेरे पास ये एक पेन है और ये वाटर में डालने पे डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये शुगर का बना हुआ था। ये दूसरा पेन है, ये प्लास्टिक का, इसको वाटर में डाला, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो जो वाटर में डिसॉल्व हुआ, दोनों के दोनों को कॉमनली हम बेस मान के चल सकते हैं, लेकिन इसमें से इस बेस का नाम एल्कली है क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है। और दूसरे वाले को अगर हम देखें तो इस बेस को जो है, ये है तो बेस लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज सिंपली कॉल्ड बेस। So only those bases which are soluble are called alkalis. Alright, and all bases are not alkalis, but all the alkalis are bases. ये क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, justify it and give reason. तो आप लिखोगे all bases are not alkalis because only those particular bases which are soluble in water are called alkalis. As all bases cannot dissolve in water, तो all the bases are not alkalis. Clear? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं आपको। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं और कोशिश करते हैं कि आप ये सारे का सारे चीजों को क्लेरिफाई करें, सीखें, समझें और इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, जाने से पहले फिर से वही आपसे हमेशा मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो और आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। लाइक बटन दबाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ऑलराइट, और शेयर करें और बेल आइकन पे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जो है वो अपना क्लिक कर दें ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियो है वो टाइम से पहले आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी अच्छी करके अपने बोर्ड में 90+ मार्क्स ला सको। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।